बच्चों, आज हम आपको भौतिक विज्ञान के विद्युत नामक पाठ को आज पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न ओम के नियम का बन करके आता है, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए इस पर हम आज विचार करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार में उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप और दाब को स्थिर कर दिया जाए, तो तार के सिरों के बीच का विभवांतर और तार में बहने वाली धारा का मान नियत रहता है। ओम के नियमानुसार आई प्रोपोर्शनल भी या भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो चिन्ह बना हुआ है ये समानुपाती का है या तो अनुक्रमानुपाती का है। ठीक है, इसके आधार पर आगे बढ़िए। यहाँ पर देखें, ये एक हमने चालक तार को बनाया हुआ है। चालक तार को बनाने के बाद ये दर्शाया है कि इसमें ये जो है धारा आई प्रवाहित हो रही है, तथा ये सिरा अगर ए ले लेते हैं और ये सिरा बी है, तो इन दोनों सिरों के बीच का विभवांतर भी है। ठीक है, और दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी है और आई है। ये दोनों जो होता है इनका मान ओम के नियमानुसार नियत रहता है। यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। धारा का मान यहाँ पर हमने आई को दिखाया है और यहाँ पर विभवांतर जो है भी दिखाया हुआ है। ये माना है कि ये 1, 2, 3, 4 एम्पियर को शो करेंगे, ये 1, 2, 3 और 4 वोल्ट को शो करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर इस ग्राफ में धारा का मान 1 एम्पियर है और विभवांतर 1 वोल्ट है, तो बिंदु यहाँ बनेगा। अगर उसी तरह से एम्पियर 2 हो जाए और वोल्ट 2 हो जाए, एम्पियर 3 हो जाए, वोल्ट 3 हो जाए, और यहाँ पर एम्पियर का मान 4 और वोल्ट का मान भी 4 हो जाता है, तो एक रेखा बनेगी जो बिल्कुल सीधी सरल होगी। ये सिद्ध करती है कि इसका मान नियत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है, या आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो भी अप्रपोर्शनल के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको हम आर यहाँ लेंगे, और ये आई हो गया। आर जहाँ पर क्या है? नियतांक है। आर जहाँ पर क्या है? नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध कहते हैं। तो आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर हो जाएगा भी बटे में आई। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि तुरंत आप इसको समझ लीजिए। जहाँ पर ये भी क्या है? विभवांतर है। आई एम्पियर में धारा शो करता है और ये वोल्ट में शो करता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि आर प्रतिरोध आर का मात्रक बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वोल्ट अपान एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट अपान एम्पियर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है और एम्पियर जो है धारा का है, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपान एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम ओम भी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है? ये इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है कि वैद्युत प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है, जिसमें से पहला आता है लंबाई। आपको बता दें, देखिए, हमारा काम है आपको दिशा देना, मार्गदर्शन करना, जिससे आप आसानी से समझ सकें। किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको समझ में नहीं आता है, तो हम आपको समझाने का काम कर रहे हैं कि प्रतिरोध जो होता है सबसे पहले लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, एक समझाने की बात करते हैं। जैसे ये तार हमने ले लिया ना, इस तार की लंबाई 1 मीटर है और इसमें प्रतिरोध अगर 10 प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध को हमने क्या कहा था? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? 10 ओम। 10 ओम प्रतिरोध है। सपोज करिए 1 मीटर तार है और 10 ओम उसमें प्रतिरोध हो गया। यदि हम तार को बढ़ाते हैं और तार की लंबाई 2 मीटर हो गई, तो सीधी सी बात है कि जब 2 मीटर हो गई तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10 दूना को 20 ओम हो जाएगा। ठीक,
तो यदि पेपर में पूछता है कि प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है, तो आप पहला लिखेंगे लंबाई के कारण पे। लंबाई वाले में क्या लिखेंगे, इसको आइए एक छोटा सा नोट्स आप भी बना लीजिए, जैसे हम आपको बना के दिखा रहे हैं। लंबाई लिखिए डायरेक्ट इसमें, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध R, ठीक है, उस तार की लंबाई, इस्माइल कर लीजिए, के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ है यदि R बढ़ता है तो L भी बढ़ेगा, और R घटता है तो L भी घटेगा। या ठीक अपोजिट कर दीजिए, L बढ़ता है तो R भी बढ़ेगा, और L घटता है तो R भी घट जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है आपको? आइए क्षेत्रफल पर डिपेंड करते हैं। क्षेत्रफल के लिए एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, जैसे हमने एक पतला तार ले लिया और ऐसे एक हमने एक मोटा तार ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये मोटा तार है और ये पतला तार है, इसका क्षेत्रफल कम है और इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। सीधी सी बात है, जिसका क्षेत्रफल कम है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। कारण क्या है, एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे हम पानी किसी पाइप से, सपोज करिए कि ये तार की जगह पे हमने पानी ले लिया पाइप वाला। अगर ये पतला पाइप है, पतली, तो इसका दबाव ज़्यादा रहेगा, यानी कि उसमें रुकावट बनेगा। और यदि हमने चौड़ा पाइप ले लिया है तो इसमें इसका क्षेत्रफल चूंकि ज़्यादा है, पानी आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। इसी तरह का यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाए कि जिस तार का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा प्रतिरोध कम होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे कि किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R उसके क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। चिन्ह वही रहता है, 1/a लिखा जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ता है तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक उल्टा है इसका, एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा। जबकि ऊपर वाले में देखिए, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ता है तो ये बढ़ेगा। बट यहाँ पर अपोजिट है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घट जाएगा, और क्षेत्रफल घटता है तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है। तीसरी बात है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों से बनाया जाए, भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित किया जाए या बनाया जाए तो चालक तारों का प्रतिरोध भी, चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है। यदि पदार्थ भिन्न है तो प्रतिरोध भी भिन्न होगा उनका, और यदि पदार्थ सेम है तो प्रतिरोध भी सेम होगा। ठीक है। ये अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है, तो इसको देख लीजिए। देखें, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम आपको बता रहे थे। इसमें क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको याद होगा, अभी हमने पीछे आपको बताया कि प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। याद करिए पुनः, जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपने क्या लिखा था, प्रतिरोध जो है लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद आ रहा है आपको, अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा है। तो यहाँ भी वही बात है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, ठीक, उसके बारे में क्या है कि प्रतिरोध R जो होता है चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती
तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर। यहाँ ध्यान दीजिए, ये चीज एल अपान ए लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है कि एल जो है आर के समानुपाती है और ए जो है व्युत्क्रमानुपाती। इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, आर समानुपाती एल और आर ये चिन्ह लगा करके 1/a लिख देंगे। देखिए वही चीज, इसी को हमने, इस वाली चीज को हमने ऐसे दो रूपों में लिखा हुआ, दो भागों में, अर्थ दोनों का समान होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि एक जो ये चिन्ह लगा हुआ है समानुपाती का, हमने पीछे भी बताया था कि इसको हटाया जाता है। जैसे हटाएंगे एक नियतांक लगेगा, तो आर इसको हटाने के लिए बराबर ये आपको रो कहलाता है और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, L/A। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, रो बराबर क्या होगा, तो रो बराबर करेंगे तो यहाँ पर ए का गुणा किस में हो जाएगा, आर में होगा, तो आर ए बटे में क्या होगा, एल हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां रो एक क्या है, नियतांक है। रो क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कंप्लीट है यहां तक। अब देखिए ये आपका सूत्र है, रो बराबर आर ए बटे में एल। पेपर में आपसे पूछा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आप बताइए विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले किसका मात्रक लिखेंगे, आर का। आर क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध है, तो आर का मात्रक क्या लिखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, बटे में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, तो मीटर से ये मीटर का स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया, ओम मीटर, अर्थात रो का मात्रक ओम मीटर होता है। अब हम आपको प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में बताएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों में यह भी आता है कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो पहला संयोजन जो होता है श्रेणी क्रम में होता है। प्रतिरोध देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 लगाए गए हैं, जिनको नाम दिया गया है R1, R2 और R3। ये देखिए ध्यान दीजिए, जो ऐसे ऐसे करके दिया गया है ना, इसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, जिनका क्रमशः नाम R1, R2 और R3 रखा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, जैसे एक लगा दिया गया, फिर आगे ये बढ़ गया, ये श्रेणी में जा रहा है, देखिए इसको हम श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में क्या होता है, आप जानते हैं कि श्रेणी ये बनी तो समांतर क्या है, समांतर रेखा जैसे बनती है ना, एक रेखा इसके समांतर ये रेखा, इसके समांतर ये रेखा होती है ना, ऐसे ही देखिए यहाँ पर R1, फिर ये R2 और ये R3, ये तीनों देखिए रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध तीनों क्या है, आपस में समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब इसके बारे में हम आपको बृहद जानकारी आगे देंगे। इसका सूत्र कैसे निकालते हैं, सामान्य क्रम का, समांतर क्रम का या श्रेणी क्रम का, इसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न आता है 2 नंबर में, पूछ दिया जाता है कि वैद्युत ऊर्जा के बारे में आप बताइए। तो वैद्युत ऊर्जा में आप क्या बोलेंगे, देखिए वैद्युत ऊर्जा में क्या है, किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसको समझिएगा उदाहरण के तौर पर। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि यह एक कोई चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है। तो इस तार में आवेश प्रवाहित होता है। हम जब बोलते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का हम नाम बोलते हैं, जबकि इसमें आवेश प्रवाहित होता है। और गति के नियम से ये भी कहा जाता है कि जब हम किसी
को गति दें या तो गति को रोकें तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा व्यय होती है, रोकने में भी और गति देने में भी। इस तरह के नियम के आधार पर किसी चालक में वैद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है यानी कि उसमें लगती है, उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा W बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर का भी होता है और आवेश का Q होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि W का मात्रक क्या हो जाता है, जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे जूल हुआ। आगे बढ़िए, किसी चालक में टी सेकेंड में व्यय ऊर्जा कितनी होगी, वैद्युत ऊर्जा। ये आपका अगर चालक तार है तो टी सेकेंड यानी कि समय को बताते हुए बता रहा है कि टी सेकेंड में, ठीक है, कितनी ऊर्जा यहाँ पे व्यय होगी। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा भी आई टी, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू टी। तो जहाँ पर देखिए ये भी है और ये Q था, तो Q की जगह पर क्या रख दिया गया, I इंटू टी। आगे बढ़े, यदि चालक का प्रतिरोध R ओम है तो व्यय ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि इसके नियमानुसार W बराबर I का स्क्वायर आर टी होगा। कैसे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा V का मान क्या है, यहाँ पर I इंटू आर है V का मान। तो V का मान यहाँ पर जब I इंटू आर रखेंगे तो I का स्क्वायर हो जाएगा, फिर R हो जाएगा और ये T हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आ रही है तो पुनः देख लें, आई स्क्वायर आर कैसे हुआ। तो आई स्क्वायर कैसे आर हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर छोटा सा एक कंक्लूजन दे देते हैं आपको समझने के लिए कि चूंकि आई आर, यहाँ पर भी है, फिर आई है, फिर ये टी है। ठीक है, अगर हम भी के जगह पर आई और आर लिख दें तो फिर क्या है, आई यहाँ पे है ये और टी है ये है। तो एक आई ये और एक आई ये दोनों आई मिल गए, ये आर और टी, तो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर आर टी। इस प्रकार से व्यय ऊर्जा का जो सूत्र होता है आप 2 लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं। पहला सूत्र क्या है, W बराबर V इंटू क्यू, पहला सूत्र है W बराबर V इंटू क्यू। दूसरा सूत्र क्या है, टी सेकेंड में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, तो W बराबर V आई टी। और तीसरा, यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से जो तीसरा सूत्र बनेगा वो है W बराबर I का स्क्वायर आर टी। ये 3 सूत्र आपको प्राप्त होंगे। देखिए एक प्रश्न बन के आता है कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विभव और विभवांतर, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत मतलब समझ रहे हैं कि जिसकी कोई परिसीमा न हो, अनंत से किसी बिंदु तक, ये बिंदु है, और अनंत का मतलब कहीं भी है, वहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु, इस बिंदु का ये वैद्युत विभव कहलाएगा। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं। पुनः सुन लीजिए, अनंत से, अनंत का मतलब कहीं भी हो गया, किसी बिंदु, ये बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। सूत्रानुसार यदि किसी आवेश Q0 को, किसी आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर W कार्य किया जाए तो उसका वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होगा, V बराबर W अपान Q0। बात समझ में आ रही है क्या। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। माना कि किसी आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का वैद्युत विभव भी बराबर होगा W अपान Q0। तो यहीं पे बात कर लेते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो W का मात्रक क्या होता है, जूल।
कन्फर्म है सबको? और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आप कह सकते हैं क्या, विभव का मात्रक होता है जूल बटे में कूलाम, अथवा इसको एक शब्द में बोल सकते हैं बोल्ट होता है। भी को बोल्ट से आप प्रदर्शित करते हैं ना, तो या तो जूल बटे कूलाम कहिए या तो बोल्ट कहिए। सही है। अब दूसरी बात कहते हैं विभवांतर क्या है, ये बात आते हैं विभवांतर में। यहां पर देखिए, विभव में सिर्फ एक बिंदु था, विभवांतर में क्या है, दो बिंदुओं के बीच की बात होगी। किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, ये देखिए दो बिंदु दिखाई दे रहा है ना, तो दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को एक बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। पुनः समझिएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कार्य करता है, और किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी हम भी से ही प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक में आवेश Q, आवेश क्या है, Q है, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना करना पड़ रहा है, W करना पड़ रहा है। तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी बराबर होगा W अपान Q। इसका भी मात्रक वही है, W का मात्रक जैसे जूल और इसका Q का मात्रक कूलाम यानी कि आवेश का, तो हो जाएगा बोल्ट। यानी कि विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक एक ही होता है। देखिए प्रश्न आता है, अभी ऊपर हमने आपको बताया कि ओम के नियम के बारे में, तो प्रश्न आता है कि ओम के नियम क्या हैं, सत्यापन कीजिए और आवश्यक प्रयोग का वर्णन करते हुए परिपथ आरेख बनाना है। तो देखिए ओम का नियम जो है, हमने आपको ऊपर बता दिया कि वहाँ जो होता है भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं, ताप और दाब को स्थिर कर लिया जाता है, उसमें उसकी जो धारा है और उसका जो विभवांतर है दोनों नियत हो जाती है। तो इस आधार पर ओम का नियम हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है। इस प्रयोग के लिए कॉन्स्टेंटन यूरेका और मैग्नीन का एक प्रतिरोधक तार लेते हैं। ये प्रतिरोधक तार है देखिए, और ये प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ देखिए ये जो है प्रतिरोध लगा हुआ है। इसे हम श्रेणी क्रम में एक बैटरी से और इसे धारा नियंत्रक से, अमीटर से और कुंजी से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधक तार को अमीटर से, फिर ये कुंजी है, फिर ये बैटरी है और ये धारा नियंत्रक है। सबका अपना अपना काम बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। धारा नियंत्रक है जो इस पूरे परिपथ में धारा को कंट्रोल करता है, अर्थात न धारा तीव्र हो सकती है न मंद हो सकती है। अर्थात अगर हम बात करें कि 220 वोल्ट की हमें आवश्यकता है, तो धारा नियंत्रक अगर एक बार आपने यूज कर दिया तो 220 वोल्ट ही देगा, न वो 225 दे सकता है न 215 दे सकता है। वो एक बार कंफर्म कर देंगे तो उतना ही देगा। इसलिए धारा नियंत्रक लगाया जाता है कि इसकी कमी और अधिकता ना हो, बराबर रहे। बैटरी आप जानते ही हैं कि बैटरी आप लगाएंगे तभी इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। कंफर्म है। कुंजी का उपयोग होता है ऑन और ऑफ करने के लिए। यदि कुंजी नहीं रहेगी तो ये परिपथ डायरेक्ट रहेगा। अमीटर जो है आप जानते ही हैं धारा को मापने के लिए होता है, इस प्रकार से। और यहीं पर देखिए ये वोल्ट मीटर है, ऊपर वोल्ट मीटर, प्रतिरोधक तार, अमीटर, कुंजी, बैटरी और धारा नियंत्रक, ऐसे हम इनको जोड़ते हैं। आगे बढ़िए, ध्यान देना है, इसको थोड़ा सा बोल देते हैं। कुंजी जो आपकी है इसको हम के मान लेते हैं, ऐसे लगाते हैं जिससे परिपथ में धारा बहने लगती है। धारा आई का मान अमीटर, धारा आई का मान अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ये भी जो है वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं।
ये देखिए विभवांतर जो है इन तीरों के बीच का माप कौन बताएगा? वोल्टमीटर बताएगा। जो धारा बह रही है उसको कौन बताएगा? ए यानी कि जो अमीटर है वो बताएगा। धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में, ये धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा को बदल बदल कर धारा आई तथा विभवांतर भी दोनों के मान को हम पढ़ते हैं। उन्हें एक सारणी में नोट कर लेते हैं। प्रत्येक प्रेक्षण में भी और आई का अनुपात समान पाया जाता है। इस प्रकार ओम का नियम का सत्यापन होता है। जब ग्राफ खींचते हैं तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। यहाँ पर सपोज करिए कि अगल पहली बार हमने बताया था यहाँ पे धारा है और ऊपर वाले पर हमने क्या लिखा था? विभवांतर लिख दिया था। ये विभवांतर, ठीक है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, इस तरह का ये बिंदुएं प्राप्त हो रहे हैं, ठीक। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है, जहां पर हमने ये आपको आरेख बना के बताया ओम के नियम का, और ये ओम के नियम का ग्राफ बताया। देखिए, आपको हमने आगे बताया था इसके पहले कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो संयोजन होता है। अब हम आपको श्रेणी क्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ एक हमने आरेख खींचा हुआ है जहाँ परिपथ के द्वारा R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, जिनका विभवांतर अगर देखा जाए क्रमशः तो V1, V2 और V3 है। सब में I यानी कि धारा समान है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये प्लस और माइनस बैटरी को शो कर रहे हैं। जब बैटरी है तभी तो धारा बह रही है। साथ ही हमने आपको बताया कि देखिए प्रतिरोध यहाँ से शुरू है और यहीं एक खत्म हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये चालक तार है। फिर देखिए ये पहला प्रतिरोध यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, दूसरे का प्रथम और पहले का अंत जुड़ गया, फिर दूसरे का खत्म हुआ, तीसरे का प्रथम और तीसरे का अंत जो है चालक तार से जुड़ गया। इस तरह से ये जो तैयार किया गया है ग्राफ आरेख, इससे ये सिद्ध होता है कि R1, R2 और R3 जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि सारे प्रतिरोध जो है एक क्रम में जुड़े हुए हैं और उनका विभवांतर जो है V1, V2 और V3 है। ऐसे हमने आपको बताया कि तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3, व तीन विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। तो ओम के नियम से क्या होगा, इसमें आइए बात करते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे, बहुत इजी है। ओम के नियम से क्या होगा? V1 बराबर I, कैपिटल कर लीजिए या स्मॉल कर लीजिए, कोई बात नहीं, IR1 कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, V2 बराबर क्या होगा? IR2 होगा। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से तो V3 बराबर क्या होगा? IR3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। माना बैटरी का विभवांतर भी है, मानते हैं कि जो टोटल इस बैटरी का, जो ये बैटरी आपने यहाँ पे ये बैटरी लगाई है ना आपने, तो इस बैटरी का विभवांतर क्या है? टोटल विभवांतर अगर भी है तो तुल्य की जब बात करते हैं ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 का मान क्या दिया हुआ है? आइए जोड़ते हैं, IR1। V2 का मान क्या है? IR2। और V3 का मान क्या है? IR3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, तीनों को जोड़ा गया था, ये तीनों आपस में जुड़ गए। यहाँ पर क्या होगा? V के बराबर, देखिए इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है? I आप कॉमन ले लीजिए तो क्या मिला? R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन मिल गया। आपको ये दिख रहा है कि यदि R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध क्या हो? R हो जाए, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो? ऐसे लिख दीजिए, R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो। क्या हो? R हो, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या होगा? ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा? V बराबर I R होगा। यहाँ पे आई आपने स्मॉल बनाया, जैसे पहले ऊपर से बनाते आ रहे हैं यहाँ भी बना लीजिए। तो समीकरण जो आपने बनाया हुआ है, अगर हमने इसको बना लिया है समीकरण 1, ये वाली चीज, ठीक है। और ये अभी जो हमने बनाया है समीकरण 2,
बना लीजिए, दोनों समीकरणों की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से तुलना कर दीजिए। तुलना कर देंगे तो भी बराबर जो है ये लिखे हैं और भी बराबर आई आर, तो भी की जगह पर रख दीजिए आई आर बराबर आई कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है। यहाँ आपने आई से आई को काट कर दिया तो R बराबर क्या निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए, श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होते हैं सभी प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, तुल्य प्रतिरोध के बराबर कह सकते हैं होता है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों में समान वैद्युत धारा बहती है तथा सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ये सिद्ध करता है, ये बताता है कि उसमें जो वैद्युत धारा बहती है प्रतिरोधकों में समान होती है तथा सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। ये था आपका कौन सा नियम, श्रेणी क्रम का नियम था, श्रेणी क्रम संयोजन था। आइए बात कर लेते हैं समांतर क्रम के बारे में। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा परिपथ आरेख के रूप में हमने तैयार कर दिया है, जिसमें ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3 है। तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये समांतर रेखाएं ऐसी कही जाती हैं, इसी रूप में जोड़ा गया है। ये बैटरी है और ये कुंजी है। कुंजी को ऑन और ऑफ, जैसे घरों में आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो परिपथ में आवेश प्रवाहित होता है, वैसे ही यहाँ ऑन ऑफ करेंगे तो परिपथ में आवेश प्रवाहित होगा। बैटरी जुड़ी हुई है जो धारा को प्रवाहित कर रही है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों एक दूसरे के सिरों के साथ परिपथ में बिंदु ए के साथ जुड़ा है तथा यहाँ पर बिंदु बी के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार संयोजन में प्रत्येक परिपथ में प्रतिरोध दो उभयनिष्ठ बिंदुओं से जुड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये प्रतिरोध हैं, ये देखिए प्रतिरोध ये वाला आकर के यहीं मिल रहा है, ये वाला ये प्रतिरोध आकर के यहीं मिला और ये भी प्रतिरोध आकर के यहीं मिला, तो एक बिंदु यहाँ मिला और इसी प्रतिरोध का दूसरा बिंदु यहाँ मिला, फिर ये मिला और फिर ये मिला। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रतिरोध है वो दो बिंदुओं पर जाकर के मिल रहा है। दोनों बिंदु मिल गया। सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर जो है समान है। इनका चूंकि विभवांतर क्या होगा, समान होगा। कारण क्या है कि विभवांतर का जो कहा गया है कि दो सिरों के बीच का, तो दो सिरे क्या है, पहला सिरा यहाँ ए दिखाई दे रहा है ना, ए, और दूसरा सिरा क्या है बी। तो इन दोनों सिरों के बीच में ही सारे प्रतिरोध ये R1 R2 और R3 लगे हैं, इसलिए इनका विभवांतर क्या है, विभवांतर समान है। थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका विभवांतर क्या है, समान है। क्यों समान है, विभवांतर का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच, अनंत दो बिंदुओं के बीच किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाने में जो कार्य करना होगा सारे प्रतिरोधों के लिए तो एक ही है, इसलिए यहाँ पर विभवांतर समान है। माना R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदु ए और बी के बीच में समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा R1 R2 R3 में धाराएं क्रमशः कौन सी बहेंगी, तो सब में धारा जो है इसमें I1 है, इस वाले में I2 है और इस वाले में I3 बहेगी। सब में धारा भी अलग अलग होगी। तो ओम के नियम से क्या होगा, आइए बात करते हैं। ओम के नियम से ऊपर श्रेणी क्रम में भी आप देखे हैं कि ओम के नियम का ही उपयोग किया गया है, यहाँ भी ओम के नियम से ही होगा। तो ओम के नियम से क्या होगा, I1 स्मॉल ही ले लेते हैं, चलिए, तो स्मॉल आई बराबर क्या होगा, भी बटे में R1। यहाँ पर देखिए पहले ही बताए हैं कि यहाँ विभवांतर जो है सबका बराबर है,
तो V बराबर R1 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम I2 की बात करेंगे तो V बटे में R2 होगा। और ठीक आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, I3 बराबर V बटे में R3 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? आगे बढ़ते हैं। चूंकि जो बिंदु A और B है इसके बीच का विभवांतर V ही होगा, इस प्रकार से माने कि कुल धारा का मान I होगा। जितनी भी धारा है उसका मान I होगा। तो I बराबर क्या लिखेंगे, टोटल I बराबर होगा, अगर हम इसको स्मॉल I ही मान लेते हैं तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जोड़ दीजिए तो I की जगह पर क्या रखेंगे, I1 का मान क्या था, V बटे में R1 प्लस V बटे में R2 प्लस V बटे में R3 होगा। भी यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अगर इस क्रिया में देखें तो भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 बटे में, ऐसे नहीं, आप ऐसे कॉमन ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ I ले लीजिए बराबर भी यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। सही है। आगे बढ़िए। जो बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध यदि R हो तो ओम के आधार पर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर R होगा सबका ना। तो तुल्य प्रतिरोध अगर R होता है तो ओम के नियम के अनुसार क्या है, I बराबर V बटे में R, यही नियम है। तो जो आपने अभी ये समीकरण आपका बन करके सामने एक आ रहा है, ये समीकरण एक है और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, इस वाले को। तो लिखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना से, दोनों की तुलना कर दीजिए। तुलना कर देंगे तो क्या हो जाए, आई की जगह पर भी और आर रख दीजिए। तो यहाँ पे रख देंगे क्या, आई की जगह पर रखेंगे भी बटे में आर बराबर 1। ये भी आपका कॉमन लिया हुआ था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, क्या कट रहा है क्या जुड़ रहा है देख लीजिए। तो हमको ये लग रहा है कि भी से भी जो है क्या होगा आपस में, ये भी से भी कट गया। भी से भी जैसे कटेगा तो क्या बचेगा, ये यहाँ आते हैं एक, यानी कि 1 बटे आर बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा किसका, ये सूत्र हो जाएगा समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी में क्या है, एक लाइन में समझ लीजिए। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए तुल्य प्रतिरोध ये है, इसका व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। देखिए ये व्युत्क्रम है, ये तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, और ये तुल्य प्रतिरोधों का जो योग बन रहा है तो योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आगे समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। जितने भी प्रतिरोध है ना, इनके बीच जो विभवांतर है, सिरे सबके देखिए यहाँ से यहाँ तक का सिरा बनाया गया था, तो इन सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा समान होगा। सभी 2 नंबर पे क्या है कि सभी प्रतिरोधकों में जो प्रवाहित धाराएं होती हैं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप याद रख लीजिए कि जो धारा बह रही है तो उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम आपसे ये भी कहेंगे कि जो भी हम आपको बता रहे हैं उसका आप नोट्स तैयार करें। यदि कोई समस्या होती है तो आप अगेंस्ट इसको पुनः पूछ लें जिसको आपको समझ में आ जाए। इस तरह से वैद्युत पे हमें लगता है कि ये सही है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर भी यदि कुछ आपको लगता है तो आप ज़रूर एक बार पूछें।